Hello 10th class, we are back with your online classes. This is Tamanna, your SST teacher. As you all know, we are starting our history chapter and I know it has been too lengthy for you. We have completed almost 9 to 10 videos in this chapter and probably we will complete this chapter today. One topic may be left, nationalism and imperialism हो सकता है कि रह जाए, अदरवाइज ये टॉपिक ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा. आप सबको क्लियरली बता देती हूँ, दिस चैप्टर विल बी कमिंग इन योर मंडे टेस्ट. प्लीज प्रिपेयर फॉर इट वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस you have to read the chapter, otherwise you will not be able to answer the questions in the Monday test. Okay, so don't take it for granted. Please study properly and please pay attention to your studies and Monday test. All of you have to appear in the Monday test. अगर कोई भी बच्चा absent हुआ, then I will seek report from your parents, and that is not proper to do in such pandemic situation. So please cooperate and give your Monday test. So ये वीडियो नंबर 1 है आज के लिए. अब हमने अब तक क्या पढ़ा? यूनिफिकेशन पढ़ रहे थे कि नेशंस बन कैसे रहे हैं, how the nations are being formed. So we have discussed the national unification of Germany and Italy. We have understood the national unification of Germany and Italy. What happened in the case of Italy? Italy was unified before Germany. What happened in the case of Italy? Italy में क्या हुआ था? Italy was divided in 7 states. 7 राज्यों में divided थी, जिसमें से only एक state ऐसा था जो कि इटालियन प्रिंस रूल कर रहे थे. That was Sardinia, Piedmont. Okay. Otherwise, जो northern Italy था, that was under the control of Austrian Habsburg. Central Italy था, that was under the control of Pope, and southern Italy was under the control of Bourbon kings of Spain. सिर्फ एक राज्य था, Sardinia, Piedmont, that was under the control of Italian prince. उन प्रिंस का नाम क्या था? Victor Emmanuel II. ठीक है? Now the chief minister Cavour helped out in the process of Italy unification. ठीक है? इन्होंने अटैक किया पहले नॉर्थ वाले पार्ट पे and then south. They had victory, जीत गए ये. So जब इन्होंने national unification की, इटली को unify किया in the year 1861. कब यूनिफाई हुई इटली? 1861 में. And who was declared as the king? Victor Emmanuel II. And who played the most important role as a minister in the unification? Cavour. Okay. If we understand the concept of ये सिर्फ गरिबल्ली के बारे में भी आपको बुक में दिया गया है, बॉक्स नंबर 2 में. वो मैं आपको अलग से वो बाय बुक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी. So सेकेंड, जर्मन यूनिफिकेशन. जर्मनी में हमने देखा था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन वाज लेड बाय लिबरल्स. 1848 में, 1831 में रेवोल्यूशन हुए बाय द लिबरल्स, बट दे वर फेल्ड. ओके, गिसेप मजीनी, ही वाज आल्सो रेवोल्यूशनरी. उन्होंने यंग इटली सोसाइटी भी फॉर्म की थी, सीक्रेट सोसाइटी थी. सो द रेवोल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स गॉट फेल्ड इन जर्मनी. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी बनाई थी उन्होंने, वो भी डिसबैंड कर दी गई थी. क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रपोजल दिया था फ्रेडरिक विलियम को दैट बिकम आवर किंग, मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट. हम आपको बताएंगे आपकी पावर्स कहाँ तक लिमिटेड होंगी, एंड रूल द ऑल जर्मन नेशन. अब फ्रेडरिक विलियम ने उनका प्रपोजल माना नहीं था, अपोजिशन में चले गए थे, एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री के साथ मिल गए थे. एंड व्हाट ही डिड, एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री के साथ मिलने के बाद उन्होंने असेंबली को डिसबैंड करा दिया. देन Germany sought that we have to get the unification. Germany कब unified हुई फिर finally 1871 में, and then who became the king? Kaiser William. ठीक है? जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन की अलग से वीडियो है, अगर किसी ने नहीं देखी है प्लीज गो एंड वॉच इट. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस टॉपिक्स फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो. सो अगर किसी ने वो वीडियोज नहीं देखी हैं प्लीज जाके देखिए. अगर देख ली हैं, वेल एंड गुड. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन. स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? अलग सा केस था कुछ.
इटली जर्मनी में हम देख रहे हैं दे आर फाइटिंग फॉर देयर नेशनल यूनिफिकेशन, वो लड़ रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं, ओके, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द आर्मी, जिससे कि उन्हें यूनिफिकेशन मिल सके, एक नेशन मिल सके। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन का मतलब है कि ब्रिटेन में ऐसा कोई रिवोल्ट नहीं हो रहा है ज्यादा, ठीक है, अलग तरीके से ब्रिटेन नेशन जो है वो यूनिफाइड होगा। अलग तरीके से कैसे होगा, चलो ये देखते हैं। जितने भी स्कॉलर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस और द स्कॉलर्स, उन्होंने बोला है कि अगर एक नेशन का मॉडल एग्जाम्पल देखना है ना, कि सबसे अच्छा नेशन फॉर्म हुआ विदाउट मच ऑफ रेवोल्यूशंस, तो वो है ग्रेट ब्रिटेन। स्कॉलर्स ने बोला है अगर आपको बहुत ब्रिलियंट एग्जाम्पल देखना है ऑफ अ नेशन मेकिंग बाय नॉट मच यूज ऑफ रेवोल्यूशन इज द ग्रेट ब्रिटेन। अब ग्रेट ब्रिटेन में ऐसा क्या था, ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से हमें ब्रिटेन की नेशनल यूनिफिकेशन पढ़नी पड़ रही है? ब्रिटेन एक्चुअली में बाय रेवोल्यूशंस और फाइट्स नहीं बना है, ब्रिटेन सप्रेशन की थ्योरी यूज करके बना है, ठीक है। देखो कैसे, ब्रिटेन के टाइम पे ना कोई एक नेशन नहीं था, पहले कोई ब्रिटेन नेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इंग्लिश के रीजन्स थे, इंग्लिश पीपल वर्क प्रेजेंट है, उनकी खुद की एथनिक आइडेंटिटीज थी। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइल्स वर एथनिक वंस। इसका मतलब ये है कि मैं बोलूं कि मैं भारतीय नहीं हूं उस टाइम पे, कि इंडियन नेशन फॉर्म नहीं हुआ है, मेरी प्राइमरी आइडेंटिटी ये है कि मैं हरियाणवी हूँ, ठीक है, मैं एक जाट हूँ, मैं यादव हूँ, मैं अहीर हूँ, ये अगर मैं अपनी आइडेंटिटी बताऊं तो इसे बोलते हैं एथनिक आइडेंटिटी। जब हम बेसिस ऑफ कल्चर, बेसिस ऑफ कलर, बेसिस ऑफ रिलीजन कोई अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, उसे बोला जाता है एथनिक आइडेंटिटी, ओके, बेस्ड ऑन रिलीजन, कल्चर, color, language, when we give ourselves an identity that is known as ethnic identity. So पहले जो ब्रिटिश पीपल थे, इनके लिए कोई ब्रिटिश नेशन तो था नहीं, इनकी खुद की एथनिक आइडेंटिटीज होती थी, जैसे कि इंग्लिश पीपल, वेल्श पीपल, स्कॉट्स पीपल एंड इरिश पीपल। डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट क्लैंस की तरह ये लोग रहते थे, इनकी एथनिक आइडेंटिटी थी। जैसे आदिवासी हैं अंडमान में, आप उनसे जाके पूछोगे तो क्या वो आपको ये बोलेंगे हम इंडियंस हैं? नहीं, वो बोलेंगे हम डैश ग्रुप के आदिवासी हैं। दे बिलोंग टू ए एथनिक आइडेंटिटी। तो ऐसे ही उस टाइम पे ब्रिटिश नेशन तो था नहीं, ब्रिटिश के एरिया में, आइल में जो भी लोग प्रेजेंट थे उनकी एथनिक आइडेंटिटीज थी, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट एंड आयरिश। इसको मैं एमसीक्यू क्वेश्चन में कैसे पूछ सकती हूँ कि कौन कौन सी एथनिक आइडेंटिटीज प्रेजेंट थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश आइल्स व्हेन ग्रेट ब्रिटेन वाज नॉट अ नेशन। जब तक ग्रेट ब्रिटेन एक नेशन नहीं बना था, कौन कौन सी आइडेंटिटीज, एथनिक आइडेंटिटीज प्रेजेंट थी? तो कौन कौन सी थी? इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटेन वाला जो ये एरिया है, इंग्लिश वाला जो एरिया है, इनके पैसे, इंपॉर्टेंस, पावर इंक्रीज होती गई विथ टाइम। व्हेन द वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर ऑफ ब्रिटेन गॉट इंक्रीज्ड। अब आज की लाइफ में देखो, पैसा और पावर बढ़ता है तो लोग क्या करने लग जाते हैं? दूसरे ग्रुप को सप्रेस करने लग जाते हैं, होता है ना। फैमिली में एग्जाम्पल मान के चलो आप कि कभी किसी के पास ज्यादा बड़ा रैंक हो जाता है, ज्यादा पैसा हो जाता है, तो वो दूसरे फैमिली मेंबर को कम मानने लगता है और अपने रूल्स इम्पोज करने लगता है उसके ऊपर। इट हैपेंस नॉर्मली इन अ फैमिली। ऐसे ही ब्रिटेन नेशन के इस ब्रिटिश आइल्स में हो रहा था। अभी नेशन नहीं था, तो ये जैसे जैसे जो इंग्लिश रीजन था इसके पास पावर आती जा रही थी, वेल्थ, पैसा आ रहा था, इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही थी, ये दूसरे नेशंस पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करने लगे। कौन कौन से नेशंस? स्कॉटलैंड, आयरलैंड, दीज वर सम स्मॉल नेशन आइलैंड्स जिनके ऊपर ब्रिटेन फिर अपना कब्जा
जमाने लगा था, ठीक है। इंग्लिश पार्लियामेंट था, जैसे आज हम बोले इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ऐसे ही एक इंग्लिश पार्लियामेंट नाम की बॉडी थी, एंड ऑल ब्रिटिश असेंबली। इसके ज्यादातर मेंबर्स ब्रिटिश पीपल ही होते थे, ठीक है। इन्होंने मोनार्की से पावर वापस ले ली थी, यानी पहले ब्रिटेन में क्या था, मोनार्की, किंग का रूल चल रहा था। इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या कर लिया था, 1688 में मोनार्की से वो सारी पावर सीज कर ली थी बाय अ रेवोल्यूशन और बाय देयर प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट। प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो बहुत टाइम तक चले। प्रोट्रैक्शन का मतलब है दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बहुत टाइम तक एक कॉन्फ्लिक्ट, एक मुठभेड़ चलती रही और उसका एंड ये हुआ कि 1688, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है आपको, that in 1688 the English Parliament seized power from monarchy. In 1688 English Parliament seized power from monarchy. Now 1688 में पावर ले ली, पावर आती जा रही है तो और ज्यादा सप्रेसिव बनते जाएंगे। अब ये जो ग्रेट ब्रिटेन का केस हम पढ़ रहे हैं, दिस वाज नॉट बेस्ड ऑन अ अपहीवल और अ सडन रेवोल्यूशन, कि अचानक एक लड़ाई हुई और ये लो यूनिफिकेशन हो गया, अचानक कोई रेवोल्यूशन हुआ और यूनिफिकेशन हो गया। ऐसा नहीं था। लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। 1688 में आप देख रहे हो मोनार्की से पावर सीज कर रहे हैं और ये 1801 तक चलने वाला है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना लंबा प्रोसेस था। ये स्ट्रेंज केस इसीलिए है ब्रिटेन का, क्योंकि बाकी कंट्रीज में हम क्या देख रहे हैं कि लिबरल्स हो, चाहे पीजेंट्स हो, चाहे पुअर हो, वो अचानक रेवोल्यूशन करते हैं, फाइट करते हैं, वॉर करते हैं और यूनिफिकेशन हो जाती है। बट ब्रिटेन में ऐसा नहीं हो रहा है। ब्रिटेन में सडन रेवोल्यूशन या सडन किसी प्रोसेस से यूनिफिकेशन नहीं होगी। ब्रिटेन में द प्रोसेस ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन वाज अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, ठीक है। 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने सारी पावर मोनार्की से ले ली। अब ये बॉडी जो कि पावर ले सकती है मोनार्की से, सारी सीज कर सकती है, आप इमेजिन कर सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग बॉडी हो गई है, कितनी इन्फ्लुएंशियल होगी, कितना प्रभाव डाल सकती है। यही आगे जाके एज इंग्लैंड एक सेंटर बनी, इंग्लैंड को इन्होंने सेंटर बना दिया, दैट केम टू बी द सेंटर फॉर फॉर्जिंग इट्स रूल। अपने रूल को कॉपी करने के लिए एक सेंटर बना विद इंग्लैंड, दैट वाज मेड बाय इंग्लिश पार्लियामेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अब आता है एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन एक समझौता हुआ, बट ये समझौता मर्जी से नहीं हुआ था, सॉर्ट ऑफ सप्रेशन था, दबाव में किया गया। एक्ट ऑफ यूनियन कब आया? 1707। The Act of Union in the formation of Great Britain came in which year? 1707। इकट्ठा होने का, यूनियन करने का मतलब एकत्रित होने का एक समझौता, जो कब आया? 1707 में, बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एक्ट ऑफ यूनियन which came in 1707 in British unification was between which two countries? इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। कौन कौन से दो एरियाज में था? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में ये समझौता हुआ, जिसने क्या बना दिया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्या बना? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब ये ऐसे है, देखो, जैसे मान लो ये इंग्लैंड है, यहाँ पे एक नेशन है दैट इज स्कॉटलैंड। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का समझौता हुआ एक्ट ऑफ यूनियन, ये बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अभी पूरा यूनिफिकेशन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ और सिर्फ स्कॉटलैंड जुड़ा है इसके साथ। तो ये मत बोल देना कि 1707 में ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हो गया, ठीक है। टिल नाउ ओनली स्कॉटलैंड हैज गॉट इमर्ज्ड विद इंग्लैंड। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये स्कॉटिश पीपल को कुछ मानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंस देंगे? नहीं।
स्कॉटिश पीपल जो थे उनको स्कॉटिश हाईलैंडर्स बोला गया आपके बुक में. दे वर कंटिन्यूअसली सप्रेस्ड, उनको बार बार दबाया जा रहा था. दे वर हरास्ड, दे वर नॉट गिवन द राइट्स. उनके जितने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, जितने कल्चरल इंस्टीट्यूशंस थे, उन सबको सप्रेस कर दिया जा रहा था बाय द ब्रिटिश पीपल. ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ज्यादातर लोग ब्रिटिश थे और किसी कम्युनिटी से, स्कॉटलैंड से नहीं थे. तो ये अपना हक जमा रहे थे. हक जमा रहे थे तो स्कॉटिश हाईलैंडर्स को सप्रेस कर रहे थे, उनका कल्चर खत्म करने लगे. ठीक है, उनका पूरी पॉलिटिकल आइडेंटिटी खत्म करने लगे. कैथोलिक ग्रुप्स थे, क्लैंस एक वर्ड आया है आपकी बुक में. क्लैंस का मतलब होता है ग्रुप. ठीक है, कैथोलिक ग्रुप जो था उसको बहुत ज्यादा सप्रेस करने लगे. ठीक है, कैसे कैसे सप्रेस किया कि उनकी गेलिक लैंग्वेज होती है. आई माइट रब दिस. ये आप लोगों को समझ आ गया क्या? प्लीज एक बार देख लो यहाँ तक. I'll rub this now. So, अब हम वहां से पढ़ने लगेंगे. देखो, जहां पे स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड यूनाइटेड हो चुके हैं 707 में. अब स्कॉटिश हाईलैंडर्स हैं, जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स यानी कि जो स्कॉट्स में रहने वाले एरिया थे, में जो लोग थे, हमने एथनिक आइडेंटिटी पढ़ी थी स्कॉट्स, है ना. स्कॉटिश हाईलैंडर्स जो थे उनको बहुत इंटेंसली सप्रेस किया जा रहा था. उनकी आइडेंटिटी खत्म करनी थी कि तुम अब कुछ नहीं हो, तुम पार्ट हो ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम, तो ब्रिटिश पीपल का रूल चलेगा तुम पे. अब तुम्हारी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं रहेगी. इसके लिए क्या क्या किया गया? देवर prohibited by speaking their Gaelic language. Wear their national dress. अब क्योंकि ये इन्हें सप्रेस करने वाले थे और ये स्कॉटिश पीपल जो थे, अगर कभी कोई थोड़ा छोटा मोटा रेवोल्यूशन कैरी करने की कोशिश भी करते थे तो उस रेवोल्यूशन को बहुत बुरी तरीके से सप्रेस कर दिया जाता था. ये लोग अपने इंडिपेंडेंस के लिए कोशिश करते थे कभी कभी कि हम पे ब्रिटिश पीपल सप्रेस ना कर पाए, इतना प्रोमिनेंट रूल ना कर पाए, हमें थोड़ी इंडिपेंडेंस मिले, हमारी पर्सनल आइडेंटिटी को थोड़ी वैल्यू मिले, हमारे पॉलिटिकल वैल्यूज को थोड़ी आइडेंटिटी मिले. बट द ब्रिटिश पीपल वर नॉट अलाउइंग देम टू डू दिस. वो इन्हें सप्रेस कर रहे थे, इवन दो इन्हें इनकी लैंग्वेज बोलने का अधिकार नहीं था. अब तुम ब्रिटेन पीपल हो, तुम इंग्लिश लैंग्वेज बोलोगे. व्हाट वाज देयर लैंग्वेज? Gaelic language. This can be a very important MCQ question. What was the language of Scottish Highlanders that was prohibited by Britain people?
कौन सी भाषा पे रोक लगा दी गई थी बाय द ब्रिटिश पीपल? गेलिक लैंग्वेज, क्योंकि गेलिक लैंग्वेज स्कॉटिश पीपल की लैंग्वेज थी, वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए इसे यूज कर रहे थे, लोगों में अपना व्यू देने के लिए वो प्रोहिबिट कर दी गई थी। आप अपनी नेशनल ड्रेस नहीं पहन सकते। अब कोई भी एथनिक आइडेंटिटी होगी, जैसे मान लो मैं हरियाणवी हूँ, मैं इंडियन वगैरह कुछ नहीं होगी, मैं हरियाणवी हूँ, तो मेरी एक आइडेंटिटी होगी कि मैं घाघरा लुगड़ी पहनूंगी, और अगर कोई मुझ पे सप्रेस करने लगे तो वो मुझे क्या बोलेगा, आप अपनी ड्रेस अब नहीं पहन सकते, बिकॉज यू डोंट हैव योर एथनिक आइडेंटिटी। तो ये सारे सप्रेशंस इन पे किए जा रहे थे, ना तो ये एस्केप हो सकते थे, कहाँ जाएंगे भाग के। अब ये पार्ट बन चुके हैं ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ऐसा ही कुछ आयरलैंड के साथ भी हो रहा था, ऐसा ही कुछ आयरलैंड के साथ भी हो रहा था। आयरलैंड जो कंट्री थी दैट वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। ये क्रिश्चियनिटी के टू ग्रुप्स होते हैं। जैसे मान लो हम हिंदू हैं, हिंदू में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राजी ग्रुप होते थे ना, वर्णास। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी रिलीजन के भी टू मेजर ग्रुप्स होते हैं, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, बेसिकली क्रिश्चियनिटी रिलीजन के टू मेजर ग्रुप्स होते हैं, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। ये आयरलैंड इनमें डिवाइडेड था। अब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के जो लोग थे, ब्रिटिश पीपल जो थे, वो मोस्टली प्रोटेस्टेंट ग्रुप से बिलोंग करते थे। तो क्या वो प्रोटेस्टेंट्स को अधिकार देंगे ज्यादा या कैथोलिक्स को? ऑब्वियसली प्रोटेस्टेंट्स को। अगर मैं राजा हूँ और मैं प्रोटेस्टेंट ग्रुप से हूँ और मुझे प्रोटेस्टेंट ग्रुप भी अच्छा लगेगा, फिर कैथोलिक्स क्यों अच्छा लगेगा? तो ये आयरलैंड में क्या करने लगे कि प्रोटेस्टेंट्स को सारी पावर देने लगे और कैथोलिक्स को सप्रेस करने लगे। आयरलैंड नेशन में क्या कर रहा था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन? They were continuously giving the power to Protestants. They were supporting the Protestants and they were suppressing the Catholics. Catholics के आइडेंटिटी पे हमला हो रहा था सीधा। एक रिवोल्ट हुआ by Wolfe and his United Irishmen. वोल्फटोन एंड हिज यूनाइटेड इरिशमैन ने एक रिवोल्ट किया, ये फेल हो गया। ठीक है, दिस रिवोल्ट गॉट फेल्ड इन 1798। 1798 में आयरलैंड की बात हो रही है। वोल्फटोन और यूनाइटेड इरिशमैन ने एक रिवोल्ट किया, दैट गॉट फेल्ड, और ये फेल हो गया। तो अब यूनाइटेड ग्रेट ऑफ ब्रिटेन के पास बहुत ज्यादा पावर है, वो अपना रूल लेना चाहते हैं। स्कॉटलैंड पे तो कब्जा कर ही चुके हैं, आयरलैंड पे भी करना चाहते हैं। सो फाइनली ये भी हो गया। 1801 में आयरलैंड भी किसका हिस्सा बन गया? ग्रेट ब्रिटेन। आयरलैंड वाज आल्सो मेड पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। आयरलैंड कब बना ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट? 1801। एक रेवोल्यूशन किया गया था बाय द कैथोलिक्स बचने के लिए कि आयरलैंड ना बन पाए। वोल्फटोन एंड हिज यूनाइटेड इरिशमैन, कब हुआ ये रेवोल्यूशन? 1798 में, पर फेल हो गया और आयरलैंड को जबरदस्ती फोर्सिबली एंटर करना पड़ गया यूनाइटेड किंगडम इन 1801। सो आपने देखा ब्रिटेन कैसे एक हुआ है? बाय द थ्योरी ऑफ सप्रेशन। इन्होंने कोई रेवोल्यूशन कुछ नहीं किया कि लोगों की इच्छा थी कि हम यूनाइटेड हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं था। सप्रेशन से इन्होंने बाकी कंट्रीज को अपने कब्जे में लिया है। अब ये जो ग्रेट ब्रिटेन बना, अभी क्या बन गया? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन बना, इसकी भी खुद की आइडेंटिटीज बनी। इनका नेशनल फ्लैग बना, दैट्स नेम इज गोल्डन जैक। क्या बना? गोल्डन जैक। आप ये ध्यान से पढ़ेंगे कि ब्रिटेन की क्या क्या आइडेंटिटीज थी। देयर नेशनल फ्लैग गोल्डन जैक, देयर नेशनल एंथम, नेशनल एंथम का नाम जैसे हमारा जन गण मन है, उनका नेशनल एंथम का नाम है गॉड सेव आवर नोबल किंग। ठीक है, तो ये इनकी आइडेंटिटीज थी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, बहुत स्ट्रॉन्ग बनने लगी। ठीक है, ब्रिटेन का केस आपको समझ में आया कि ब्रिटेन में
रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था जिससे आज ग्रेट ब्रिटेन बना है। पहले सिर्फ एथनिक आइडेंटिटीज थी, वो अपने अपने एरिया में शांति से रह रही थी, लेकिन जैसे जैसे ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट वाला एरिया है इसके पास पैसा, इंपॉर्टेंस, पावर बढ़ती गई, तो इसने सोच लिया कि ये जो बाकी आइलैंड नेशंस हैं इनको मैं अपने साथ जोड़ लूंगा। सबसे पहले हमला किया गया स्कॉटलैंड, हमला नहीं मतलब एक्ट ऑफ यूनियन से उसको लिया गया, सप्रेशन थ्योरी से वो लोग रिवोल्ट नहीं कर पाए और स्कॉटलैंड को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में मिला दिया गया। बाद में आ गया आयरलैंड। आयरलैंड में दो ग्रुप्स थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट्स को ये लोग सपोर्ट करते रहे, कैथोलिक्स को सप्रेस करते रहे और फाइनली इन 1801 आयरलैंड वाज आल्सो पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। आई थिंक मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है और आपको समझ में आ गया है, बट स्टिल हो सकता है कि कुछ पॉइंट आपको नहीं समझ में आया हो, उसको बुक से जरूर पढ़ना है इस टॉपिक को, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इसके बाद साइड में एक बॉक्स नंबर 2 दिया गया है बाय गिसिप गरिबल्दी, वो मैं आपको बाय बुक एक्सप्लेन कर दूंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, विजुअलाइजिंग द नेशन। आप प्लीज एक बार इसको देख लीजिए फॉर 2 सेकेंड्स। ओके, आई होप ये क्लियर है आपको टॉपिक सारा, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। We will continue with the next topic, visualizing the nation. अब हम एक नेशन बोल रहे हैं, नेशन क्या है? अब कोई चीज जैसे मान लो पेन, मार्कर, हमें बोले मार्कर तो हमारे दिमाग में ये इमेज आ जाती है। नेशन बोलेंगे तो क्या हमारे दिमाग में कोई इमेज आती है? आप कुछ सोच सकते हो नेशन क्या होगा? तो जब हम किसी आइडिया को, नेशन एक आइडिया था, दैट पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स व्हेन दे हैव अ सेम आइडेंटिटी, सेम कल्चर, सेम हिस्ट्री, दे वर यूनाइटेड एज अ नेशन। एक आइडिया है, एक सोच है, बस किसी सोच को एक फिगर दे देना कि ये इसका मतलब ये है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, अंधा है, देख के न्याय नहीं करता, तो उसमें क्या होता है? विमेन स्टैंडिंग ब्लाइंड फोल्डेड, विमेन को की आंखों में पट्टी होती है, तराजू लेके खड़े होती है, तो वो हमारी सोच को हमने एक फिगर दे दिया। ऐसे ही जो हमारी नेशन की सोच है उसको कैसे रिप्रेजेंट करें? सो बहुत जो आर्टिस्ट थे उन्होंने कहा दैट नेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फीमेल फिगर्स। Nation can be represented by female figures. कि आप नेशन को एक फीमेल आइडेंटिटी दे दो। पहले भगवान को किसी ने देखा थोड़ी ना था, आर्टिस्ट ने ही भगवान की मूर्ति बनाई है। तो ऐसे ही अपनी एक सोच को एक आइडेंटिटी देना कहलाता है एलॉगरी। जो आपने बुक में वर्ड देखा है एलॉगरी, उसका मतलब यही है व्हेन यू गिव अ फिगर और एन आइडेंटिटी टू अ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। आपके दिमाग में एक सोच है, एक विचार है, और जब आप उसको किसी चीज से रिप्रेजेंट कर दो, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने देखा था लिबर्टी को रिप्रेजेंट करते थे रेड कैप से। अगर आपने रेड कैप पहनी है, यू आर फ्री। ब्रोकन चेन से बिकमिंग फ्री को रिप्रेजेंट करते थे। तो जब हम एक सोच को एक सिंबल से, एक फिगर से रिप्रेजेंट करें,
दैट इज नोन एज एलॉगरी। एलॉगरी, अब नेशन की एलॉगरी किसको बनाया गया? फीमेल फिगर्स, ठीक है। फीमेल फिगर्स में भी फ्रेंच में किसको बनाया गया? फ्रेंच पीपल मेड क्रिस्टिन मेरियाने एज देयर नेशन फिगर। अब उन्होंने क्रिस्टिन मेरियान को अपना नेशन फिगर बना दिया। एक फीमेल स्टैंडिंग है विद द ट्राई कलर, जो 3 कलर्स थे फ्रांस के, क्या क्या थे? रेड, ब्लू एंड व्हाइट। 3 कलर्स, द ट्राई कलर ऑफ फ्रांस नेशन। ये क्रिस्टिन मेरियान के फिगर हो गए। कॉकेड, उनके ऊपर एक ताज, ठीक है। स्टैंडिंग विमेन जिनके पास ट्राई कलर दिखाए गए, पॉकेट दिखाया गया, क्रिस्टिन मेरियाने, ये बन गई फिगर ऑफ फ्रेंच कंट्री। अब मान लो हम भारत माता बनाते हैं, हम भारत माता को साड़ी पहना के उनके हाथ में तिरंगा लेके खड़ा करते हैं, हम उससे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इंडियन नेशन। ऐसे ही फ्रेंच नेशन में वो लोग फ्रेंच अपनी फ्रांस कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? बाय क्रिस्टिन मेरियान, एंड उन फिगर में ट्राई कलर और पॉकेट वगैरह होता था। जर्मन नेशन जो था, जर्मनी, वो उनकी जो फीमेल फिगर था उनको उन्होंने नाम दिया जर्मेनिया, ठीक है। जर्मनी जो नेशन था उनका जो फीमेल फिगर था, एलॉगरी ऑफ द नेशन, उनको क्या नाम दिया गया? जर्मेनिया। जर्मेनिया जो थी वो ओक लीव्स का ताज पहनती थी। ओक लीव्स उनके साथ, ओक एक पेड़ होता है, ओक लीव्स से रिप्रेजेंट किया जाता था उनका ताज। ओक लीव्स क्या रिप्रेजेंट करती थी? हीरोइज्म, बहादुरी। सो जर्मनी वाज यूनाइटेड बाय हीरोइज्म। आप जानते हो वहाँ रेवोल्यूशंस बहुत ज़्यादा हुए, लोगों ने जर्मनी में बहुत ज़्यादा अपने देश की यूनिफिकेशन के लिए हिम्मत दिखाई थी, तो इसलिए जर्मेनिया जो थी ये बनी फिगर ऑफ जर्मनी, और इन्होंने ओक लीव्स का इन्हें ताज पहनाया जाता है, दैट स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। ध्यान से पढ़ लेना। फ्रेंच की कौन बनी? क्रिस्टिन मेरियाने, विद ट्राई कलर एंड द कॉकेट। इनको कॉइन्स पे, स्टैम्प्स पे भी बनाया गया बिकॉज शी वाज रिप्रेजेंटिंग फ्रांस नेशन। जर्मनी की बनी जर्मेनिया विद ओक लीव्स, दैट स्टूड फॉर हीरोइज्म। विजुअलाइज करने का यही मतलब है कि हम जो सोच रहे हैं उसको एक आइडेंटिटी देना। तो नेशंस को 19th सेंचुरी में क्या आइडेंटिटी दी गई? एज फीमेल फिगर्स, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम भारत माता को एक आइडेंटिटी दे रहे हैं, बस ये हम दूसरे नेशंस के लिए पढ़ रहे हैं। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर। 2 टॉपिक्स कर लिए, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन एंड विजुअलाइजिंग द नेशन। प्लीज रीड द चैप्टर फ्रॉम द बुक, okay, and we will clear the doubts later on. Okay, have a good day.